अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी शीबा का पार्ट 2 पेशे खिदमत है। मोहिंदर ने बेदिली से सारा माजरा सुनाया तो जवाबन उसे सरपंच जी के अताब का सामना करना पड़ा। सरपंच साहब ना जाने भी दें बच्चे जिंदा सलामत लौट आए, यही क्या कम है। वो दरिंदा चाहता तो कुछ भी कर सकता था। इश्तियाक चाचा ने समझाया, वीर जी इसने मेरा नाम डुबो के रख दिया है, कभी भी नाकाम नहीं लौटा है। आज दोपहर कर दी, जंगल में भेड़ियों को तो भगा दिया और लाया भी क्या, यह हिरन का बच्चा। सरपंच जी ने कहरालूद लहजे में कहकर हिरन की तरफ इशारा किया तो मोहिंदर दर्जीदा निगाहों से जसपाल की तरफ देखने लगा। ये तो मैंने शिकार करने को कहा था सरपंच जी, जसपाल फौरन बोला। वो अपने बाप की तरह लापरवाह खुदगर्ज हरगिज़ नहीं था। मोहिंदर ने कोई गलती नहीं की है, वो जानवर बहुत ही होशियार था। पर पुत्र मुसीबत तो अभी टली नहीं ना, वो अब भी जिंदा है। सरपंच जी कुछ नरम पड़ गए। खैर, हम कल फिर से कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा दिन तक दंदनाता नहीं फिरेगा। अब के बार साबिर ने दिलासा दिया। मोहिंदर अब भी खामोश खड़ा था। वो भी नील मुराल लौटने पे अब तक सकते किसी कैफियत में था। अच्छा सरपंच साहब, मैं ज़रा ज़ोहर की नमाज दे लूँ, फिर इसके बारे में मिलकर कोई फ़ैसला करेंगे। इश्तियाक चाचा उठ गए। लड़के भी घर लौट गए। शाम के वक्त मैं घर से निकलना तो मुझे नंदिनी मौसी नज़र आई, जो बर्तन उठाए अपने घर की तरफ लौट रही थी। मैं दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। नदी की तरफ से आ रही हो मौसी? मैंने इनका रास्ता रोका। हाँ बेटा, रेखा तो वहाँ जाने से डर रही है। मुझे ही जाना पड़ रहा है, पानी भी तो चाहिए ना, उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया। पर मौसी, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था। सुना नहीं, वो दरिंदा अब भी मरा नहीं है, बचकर निकल भागा है। तुम किसी लड़के से कह देती, मैं सरसमंगा था। अरे बेटा, डर कर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, और जंगल भी तो नदी के उस पार है। अगर भेड़िया आ भी जाता तो नदी पार नहीं कर सकता। रेखा तो वैसे ही बहुत डरती है। उन्होंने शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरा और अपने घर में दाखिल हो गई। मैं वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा कि वाकई नदी के पार तो जंगल की तरफ से आने वाली कोई पगडंडी भी नहीं है। मेरे कदम खुद ब खुद नदी की तरफ बढ़ने लगे। किसी अनजाने ख्याल के तहत मैं आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अब नदी मेरे सामने थी। मेरी आंखें जंगल की तरफ मरकूज थीं। कोई जानवर पेश नज़र नहीं आ रहा था। नदी गांव से ज़्यादा दूर ना थी, अलबत्ता जंगल से निहायत करीब थी। मैं नदी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा, यहाँ तक कि एक कच्चे रास्ते तक पहुँच गया जिसका रुख जंगल की तरफ था। चंद रंग बिरंगी परिंदों ने मेरी तवज्जो खींच ली। मैं सरशार सा होकर इनकी तरफ बढ़ गया। वो सहम के उड़ते चले गए। एक भंवरा जंगली खरगोश मेरे सामने से गुजरा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं सरपट दौड़ने लगा। वो मेरे पीछे था। मेरे पीछे था। खौफ और वहशत के मारे अफाद खैज भागते हुए मैं काफ़ी आगे निकल गया। मैं जंगल के वस्ती हिस्से में पहुंच गया। मुझे रास्ते का कोई नहीं था। मैं इत्तिफाक से लगड़ भग्गे से बचने निकलने में कामयाब तो हो गया, मगर रास्ता भटक चुका था। सूरज गुरूब हो गया था, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। देव हैकल दरख्त भयानक अफरीत की मानिंद दिखाई दे रहे थे। मैं बदहवास सा एक तरफ रुक गया था। दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से मेरा खौफ बढ़ रहा था। दिल अलग बेकाबू था। मैं सुस्त रवि से एक तरफ चलने लगा। थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि ठिठक के रुक गया। मेरे सामने जो मंजर था वो आसान खता कर गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई इंतहाई हैबतनाक चीज़ थी। दरख्तों से भी ऊंचा कद, पूरे जिस्म पे लंबे लंबे बाल, चमकती हुई सुर्ख अंगारा आंखें, जिन्हें देख के ये गुमान होता था जैसे आंखों की जगह दो लाल बरकी कुमकुमे नफ्स हों। इस भयानक और देव हैकल मखलूक को देख के मैं दहशतज़दा होके ज़मीन पे गिरता चला गया। नंदिनी गांव में नई नई आई थी। सबसे पहले इसे तेजपाल ने देखा था। इसकी सांवली सलोनी रंगत
और नमकीन चेहरा देख के तेजपाल की भूख चमक उठी थी। इसने तेजपाल को बताया कि वो इस गांव में पनाह चाहती है, इसे रहने के लिए मकान चाहिए। वो इसे सरपंच जी के पास ले गया। वहाँ इसने बताया कि वो एक बेवा औरत है और रेखा इसकी बेटी है। इसके खाविंद को गोरों ने हलाक कर दिया है और वो दिल बर्दाश्त होकर अपना इलाका छोड़ आई है, अब यहाँ रहना चाहती है। रहमदिल सरपंच ने पिंड की एक बूढ़ी तना औरत से इजाज़त लेकर नंदिनी को इसके घर ठहरा दिया। वो ज़हीफ़ औरत मिट्टी के बर्तन बनाती थी। नंदिनी इसकी खूब खिदमत करती और इससे बर्तन बनाना भी सीखती। इसके बाद दिल के हाथों मजबूर तेजपाल किसी न किसी बहाने इसके घर का चक्कर लगाता, कभी शहद लेके जाता, कभी असली घी। नौजवान नंदिनी क्याफा शनास नहीं थी, इसलिए दिल से इसकी मशहूर थी। वो उम्र में नंदिनी से 2 गुना था। नंदिनी इसे बाप की तरह समझती थी। इसके मकरू, फरेब और नापाक इरादों से बेखबर थी। वो भी जल्दबाजी में काम बिगाड़ना नहीं चाहता था। वो इसका एतमाद जीतने की ख्वाहिश में निहायत एहतियात से जाल बिछा रहा था। मंजीत को इसकी सरगर्मियों की भिनक पड़ चुकी थी। इसे तेजपाल का मुतवातिर नंदिनी के घर जाना खटकने लगा। पहले तो वो इस बात का यकीन कर चुकी कि तेजपाल बदल चुका है, मगर जब से नंदिनी गांव में आई थी तेजपाल की तमाम तर तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़ हो चुकी थी। बेशक वो हर बार मंजीत को मुतला करने के बाद ही नंदिनी की घर मदद की नीयत से जाता था, मगर कच्ची गोलियां मंजीत ने भी नहीं खेली थी। वो जल्द ही तेजपाल के इरादे भांप गई। इसने भी नंदिनी के घर जाना शुरू कर दिया। पहली बार इसने रेखा को देखा, वो सुर्ख सफ़ेद बच्ची कहीं से भी नंदिनी की बेटी न लगती थी। मंजीत एक अजीब से शक में मुब्तला हो गई। वो इस बात की खोज में लग गई, सच सच बता नंदिनी, क्या रेखा वाकई तेरी बेटी है? वो नंदिनी से अजीब अजीब सवाल पूछती। जवाबन नंदिनी का फक होता रंग देखकर इसके शक को तक़वियत मिलती। नंदिनी बामुश्किल बात को टालती, मगर मंजीत की कयाफा शनास फितरत का वो कब तक मुकाबला करती। से मंजीत पे भरोसा होने लगा था। बिलाखिर एक दिन इसने मंजीत को रेखा की हकीकत बता दी। मंजीत दीदी, पहले तो तुम वादा करो कि इस बात को राज रखोगी। वादा है जी, वादा। बोल बोल, क्या बताने वाली है तू? मंजीत बेकरारी से उजलत में बोली, चंद साल पहले मैं अपने बाप के साथ यहाँ से बहुत दूर रहा करती थी। यहाँ की तरह हमारे पिंड में भी मोहब्बत थी, इत्तिफाक था। एक रात मैं शांति बुआ के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में अंधेरा था, सन्नाटा था। मैं तेज़ रफ्तारी से चल रही थी कि अचानक जाने कहाँ से एक अंग्रेज़ सिपाही मेरे सामने आ गया। मुझे तन्हा देखकर इसकी नियत में फतूर आ गया। इसने इंसानियत की हुदूद पार करते हुए मुझे दबोच लिया। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, मगर इसने मेरे मुंह पे सख्ती से अपना हाथ रख कर तकरीबन घसीटते हुए मुझे थोड़ी दूर एक खेमे में ले गया और चरपाई पे पटक दिया। मैं वहशत से चिल्लाने लगी, मगर मेरी मदद को कोई ना आया। इसने मेरा दुपट्टा मेरे मुंह पे बांध दिया, फिर तमाम रात मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। चाकू की नोक से मुझे ज़ख्मी करता रहा, शराब की बोतल खाली करता रहा। मैं खौफ और अज़ियत से तड़प रही थी, मगर इस वहशी दरिंदे को मुझ पर ज़रा भी तरस ना आया। मेरा दामन तार तार हो चुका था, मैं बर्बाद हो चुकी थी। सुबह होने से पहले वो शराब के नशे में मदहोश हो चुका था। उसे बेसुध पड़ा देख के मैं चुपके से उठी, मगर ज़ख्मों से उठने वाली टीसें मेरी जान लेने के दर पे थी। मैं सारी कुव्वत यकजा करके उठे जाने का सोच ही रही थी कि मेरे मन में इंतकाम की आग बढ़ने लगी। नकाहत के बावजूद मैंने इसी के चाकू से इस पे दर पे वार किए। वो तड़प रहा था। मैं तब तक चाकू चलाती रही जब तक इसके जिस्म में ज़िंदगी की रमक मौजूद थी। वो मर गया। मैंने अपने दरीदा लिबास को छुपाने के लिए इसी की चारपाई से चादर उठाकर ओढ़ ली और तड़पती सिसकती घर आ गई। सूरज तुलू हो चुका था। मेरे बाप ने जाग के जब मेरी हालत देखी तो घबरा कर देवरानी को ले आया। इसने मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के साथ साथ मेरे बेआबरू हो जाने का इंकशाफ भी कर दिया। मेरा बाप इस गम को ज़्यादा दिन झेल ना पाया, इसने ख़ुदकुशी कर ली।
विद्रानी अच्छी औरत थी, इसने मेरा राज गांव वालों से छुपा के रखा और मेरे बाप की खुदकशी के बाद मुझे अपने घर ले गई। मेरे ज़ख्मी होने का बहाना ये बनाया गया कि किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था, मगर मेरे बाप की खुदकुशी सबकी समझ से बाहर थी। मैंने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया, बात वहीं दब गई। पर मुसीबत नहीं टली। कुछ ही अरसे बाद वीदरानी को पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। बहुत घबराई, मुझे कई दवाएं खिलाई मगर कोई असर न हुआ। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। मैंने मजबूरन सारा माजरा सुना दिया। कई औरतों को मुझ पर रहम आया और कई औरतें मेरे इस गांव में रहने पे एतराज़ करने लगी। बिलाखिर मैं खुद वहाँ से चली आई। वहाँ से दूर एक और गांव में रेखा को जन्म दिया। मैं बिन बिहाई माँ बन गई। इसके बाद मैं 2 बरस तक वहाँ रही। वहाँ एक पंडित की बीवी ने मुझे पनाह दी थी और वो भी मेरी सच्चाई जानती थी। रेखा 2 बरस की हुई तो पंडित जो मेरे बाप की उम्र था इसकी बीवी मर गई और वो साधु से शैतान बन गया। वो धमकियाँ देने लगा, अगर मैंने इसकी दाश्ता बनने से इनकार किया तो वो गांव वालों को मेरी हकीकत से आगाह कर देगा। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो भड़क उठा, धमकियाँ देता हुआ घर से निकल गया और इसी पल मैंने फुर्ती से अपना सामान बांधा और यहाँ आ गई। मंजीत ने शदीद हैरत के आलम में नंदनी का किस्सा सुना, जो ज़ारो कतार रो रही थी। क्या तेरा कोई खाविंद नहीं है? तूने झूठ कहा था। मंजीत का शक एक हद तक सच साबित हुआ था। हाँ दीदी, मैं इस बार भी सच बोलकर इस पंडित से निकाली नहीं जाना चाहती थी, मगर तुमने जिद की तो मुझे बताना पड़ा। नंदनी भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया। चल ठीक है, तू फिक्र न कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और सुन, तू भी किसी को न बताना। मंजीत को इस पर तरस आ गया था, मगर सामने खड़ी इसकी नाजायज़ बेटी रेखा पे नज़र पड़ी तो इसने नफ़रत और हिकारत से मुंह फेर लिया। वो भयानक और हैबतनाक मखलूक मेरे सामने थी। मैं खौफ और वहशत के ज़ेर असर बुरी तरह काँप रहा था। पैरों में जान ही ना रही और मैं लरज़ता हुआ ज़मीन पर बैठता चला गया। इससे कब्ल के वो खौफनाक अफरीत आगे बढ़कर मुझ पर हमला कर देती, मेरे कब्ज़े किसी कुत्ते के भौंकने की ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी और आवाज़ करीब आ गई, यहाँ तक कि वो द्योकामत भेड़िया मेरे बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। वाकई वो बहुत बड़ा था। मैं समझ चुका था ये वही भेड़िया है जिसको तलाश किया जा रहा। मैं ज़रा और खौफ से फैली हुई आंखों से इसे देखता रहा। एक बात पे मुझे शदीद हैरत हुई कि वो भेड़िया किसी कुत्ते की तरह भौंक रहा था, वो भी मुझ पर नहीं बल्कि सामने मौजूद अफरीक पर। इसका रुख उसी बला की जानिब था जो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। अचानक भेड़िया पलटा और मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने कलमा शरीफ पढ़ लिया। उसने अपने दांतों से मेरे गिरेबान पकड़ा और घसीटता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। ज़मीन की रगड़ और खुद रोज झाड़ियों से मुझे कई खराशें आई। मैं दर्द से चीखने लगा, मगर वो दौड़ता रहा। अब मुझे दूर से गांव की मस्जिद और बैठक नज़र आने लगी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि भेड़िया मुझे घसीटता हुआ इसी तरफ ले जा रहा था। मस्जिद करीब आने लगी तो इसने अपनी रफ्तार कम कर दी। अब वो खींचता हुआ चल रहा था। मैदान में दाखिल होकर इसने मुझे छोड़ दिया। फिर वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। चारपाइयों पे बैठे हुए सभी लोगों ने हमें देख लिया। मोहिंदर ने मुझे नहीं देखा था। फ़ौरन बंदूक का रुख भेड़िया की तरफ किया तो मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, नहीं, गोली मत चलाना। सभी लोग उठ के मेरी तरफ दौड़ पड़े। भेड़िया जंगल की तरफ भाग चुका था। वो लोग मुझे उठा के चारपाई तक ले आए। हर कोई हैरत की तस्वीर बना हुआ था। मुझे ज़ख्मों से चूर देखकर इश्तियाक चाचा ने फ़ौरन साबिर को घर से मरहम वगैरह लाने के लिए दौड़ाया। ज़रा सी देर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई सरसमिंगा था। बाबा मेरे करीब बैठे तो मेरे ज़िंदा बच जाने पे खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे। सरपंच जी दुख भरे लहजे में बोल रहे थे, ओए बेड़ा गर्क हो इस मनहूस भेड़िया का। खबीस ने खून रेजी की शुरुआत कर डाली है। इमाम साहब की नेकी आड़ी आ गई होंगी जो पुत्र बच गया। नालायक महिंदर ने सुबह इसका खात्मा कर दिया होता तो दिलावर पुत्र अभी तकलीफ में ना होता। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रहा था। बारी बारी सभी भेड़िया को कोस रहे थे। महिंदर शर्म और खिजालत के मारे सर झुकाए
मुजरिमों की तरह खड़ा था। जसपाल अजीब सी कैफियत में घिरा खामोश खड़ा था। इसे भेड़िया से ये उम्मीद हरगिज़ ना थी। सरपंच चाचा, मैंने उन्हें पुकारा। हाँ पुत्र बोल, क्या हुआ? वो सरात से मेरी तरफ आ गए। आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरे जुमले ने सबको चौंका दिया। कैसी गलतफहमी पुत्र? वो कुछ नहीं समझे। आप सब भेड़िया को क्यों कोस रहे हैं? वो दरिंदा नहीं है, इसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है। मैंने मुस्तरब होके कहा तो हर कोई हैरत के समंदर में डूब गया। जसपाल भी एकदम से जैसे होश में आ गया। जान बचाई है? इस एक ही कह रहा है पुत्र। सरपंच जी सोच लहजे में बोले तो मैं सर ने सारा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर हर कोई तहरीक और इस्तिजाब में मुब्तला हो गया। जसपाल का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। भेड़िया अगर वक्त पर ना पहुंचता तो वो छलावा दिलावर को जान ले लेता। जसपाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। कमाल है जी। ओए भेड़िया पुत्र को मस्जिद तक छोड़ के गया। मैं तो समझा था यहीं से जकड़ा है इसने। सरपंच के होठों पे मुस्कुराहट तैरने लगी। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि वो भेड़िया दरिंदा नहीं, मुझे लगता है वो जंगली भी नहीं है। वो अचानक ही कहीं से आ गया है, शायद किसी का पालतू हो। जसपाल ने अपनी राय दी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं बेटा? बहरहाल हमें अब भी इसकी तरफ बेफिक्र नहीं होना चाहिए। वो तो आखिर जानवर है ना। इश्तियाक चाचा मेरे पाँव पे मरहम लगाते हुए बोले, ठीक कहते हो वीर जी, हमें मोहतात रहना होगा, मगर अब इसे पकड़ने के लिए जंगल कोई नहीं जाएगा। सरपंच जी ने आखिरी जुमला लड़कों की तरफ देखकर कहा तो मोहिंदर निहायत खुश हुआ। इसके बाप की नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इसके दिल में चुभा मुजरिमाना एहसास भी जाता रहा। देखो जी, मैं साफ साफ कहती हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे हथकंडों को। वो मुसीबत की मारी भली लड़की है, बहुत दुख झेले हैं बेचारी ने। मंजीत अभी नंदिनी के घर से आई थी, मगर तेजपाल को सजते संवरते देखा तो चिरागपा हो गई। हाँ तो मैंने क्या किया? दुखी है, गरीब है, तभी तो थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये कुछ बादाम और काजू लाया था, यही देने जा रहा हूँ। तेजपाल के कानों में जूं तक ना रिंगी। दो हट्टी लगती है तुम्हारी, जो इतना चमक धमक कर जा रहे हो। मदद करने से मैंने कब इनकार किया, पर यह नया जोड़ा नई जूतियाँ पहन के कौन मदद करता है? इतना सच कर तो कोई रिश्ता मांगने नहीं जाता। इसने जहरीले लहजे में तंज किया। तुझे तो बस शक करने की बीमारी लग गई है। अब क्या नया जोड़े पहनने के लिए मैं त्यौहार का इंतज़ार करूँगा? मेरा जी चाहा तो पहन लिया, इतनी सी बात है। तेजपाल ने इसे मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की। तुम्हारी इतनी सी बातों को खूब जानती हूँ। शक करने वाली बीमारी लगती हो ना। क्या मेरा वो शक भी गलत था जब तुम गिरेमीत के साथ पकड़ा गया था? क्या मैं नहीं जानती कि मदद करने के बदले में तुमने जानकी और देवकी से की इज्जत का सौदा किया था? मैं कहती हूँ मेरा ज़्यादा मुँह ना खुलवा। अगर सरपंच जी के आगे मेरा मुँह खुल गया तो सरेआम धोती खुल जाएगी तुम्हारी। पिंड में किसी को मुँह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगे। तैश के आलम में मंजीत की कैंची जैसी ज़बान खराफात बकने लगी तो तेजपाल को भी आग बगुला हो गया। बंद कर अपनी बकवास, मेरे मामले में टांग ना अड़ाया कर। मेरा जो जी चाहेगा मैं करूँगा। तेरे हुक्म का ग़ुलाम नहीं हूँ। क्या करेगी? सरपंच को बताएगी? जा बता दे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या सज़ा देगा? पिंड से निकाल देगा, तुझसे अलग कर देगा। तेरे साथ रहना ही कौन चाहता है? तू कौन सा मेरा हक अदा करती है? महीनों गुजर गए मगर एक बार भी अपने पास नहीं फटकने दिया। मुझे तो तेरे किरदार पे भी शक हो रहा है। दिन भर घर से बाहर रहती है, जाने किधर मुंह काला करवा रही है। जब भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती तुझे। तेजपाल वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। चिल्ला मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, मगर मैं चार दीवारी में तुझे नीची आवाज़ में समझा देता हूँ। जो जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दे। अगर मेरी ज़बान खुली तो मैं तुझे तलाक दे के नंदिनी के साथ विवाह कर लूँगा। वो गज़ब आलूद लहजे में धमकी देता हुआ घर से निकल गया। मंजीत सकते किसी कैफियत में से जाता देखती रह गई। आज ज़िंदगी में पहली बार तेजपाल ने दिल की भड़ास निकाली थी। वो जो मंजीत के आगे भीगी बिल्ली बना रहता था, आज गज़बनाक शेर बन गया था।
पानी सर से ऊपर आ चुका है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मंजीत ठंडे दिमाग से सोचने लगी तो एक रास्ता इसे सुझाई दे गया जिसमें इसकी भी भलाई थी और नंदिनी की भी। ये तरकीब मज़ाक़ खेज़ भी थी और किसी हद तक नेक भी, जबकि दूसरी जानिब तेजपाल के इरादे इंतहाई ख़तरनाक थे। इसने एक जारहाना कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। इसका जवाब दे चुका था। वो फराज से बेनियाज हो चुका था और जल्द जल्द अपने मनसूबे को अमली जामा पहना के अपनी राह में हाइल दीवार गिरा देना चाहता था। नंदिनी के घर जाकर इसने अपने जज्बात के काबू पाते हुए इसे खुश्क मेवा पेश किया तो वो पहले ही इस कदर इनायत पे खजल रहा करती थी, मज़ीद पशेमान हो गई। तेजपाल के रूप में इसे अपने बाप दिखाई देता था। वह सच्चे दिल से इसका शुक्रिया अदा करने लगी और तेजपाल ये सोच के कि वो अब इसके दाम में मुकीद होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है, लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। शाम होती मंजीत नंदिनी के घर फिर से गई। इसने अपने खामिन के नापाक इरादों को नंदिनी के आगे जाहिर नहीं किया, अलबत्ता निहायत होशियारी से तेजपाल के बारे में इसकी राय जानने के लिए पूछ का इस्तफसार करने लगी। बात सुन, इस बार यहाँ इनका बार बार यहाँ आना तुझे बुरा तो नहीं लगता? अरे नहीं, कैसी बातें करती हो दीदी, वो तो मेरे लिए पिता की तरह हैं। एक बाप अपनी बेटी के घर आए तो भला बेटी क्यों नाराज़ हो गई? नंदिनी खुशदिली से बोली तो मंजीत को इत्मीनान हो गया। तेजपाल ने अब तक अपने गलीज़ इरादे को नंदिनी से पोशीदा रखा था। फिर वो माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाने की नीयत से बोली, हाय अब मेरा खाविन इतना भी बुढ़ा नहीं है कि तू इसे बाप ही समझने लगे। अभी तो वो 40-42 का घबरू जवान है। वो भोंडे अंदाज में हंसी तो नंदिनी भी खिलखिला के हंसने लगी। मंजीत ने जो तरकीब सोची थी, इस हवाले से बात करने का सिरा इसे खुद मिल गया। सुन नंदिनी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस दिन पिंड की सारी औरतें सरपंच के घर जमा होती हैं और अपने भाइयों के साथ साथ सरपंच को भी राखी बांधती है। मैं सोच रही हूँ तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू तेजपाल को राखी बांधकर इसे बाप के बजाय भाई क्यों नहीं बना लेती? इसने राजदारी से अपना मंसूबा जाहिर किया। हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह तो वो मेरे कानूनन भाई बन जाएंगे। ऐसे नेक और मुखलिस इंसान को कौन भाई नहीं बनाना चाहेगा। मैं इनको राखी ज़रूर बांधूंगी और फिर तुम्हें भाभी कहूँगी। भाभी? नंदिनी ने खुशी से सरशार होकर मंजीत का गाल पकड़ लिए। अच्छा ठीक है, मगर फ़िलहाल ये बात किसी को ना बताना। इनको तो हरगिज़ पता ना चले, उन्हें तो सरपंच के सामने बांधना। ठीक है, मैं चलती हूँ। मंजीत उजलत में बोल के उठी। अरे दीदी ठहरो, चाय लाती हूँ। नंदिनी ने रोकना चाहा। बाद में पिला देना, अभी मुझे कई काम है। इतना कह के मंजीत घर लौट आई जहाँ तेजपाल इसका मुंतज़िर था। कहाँ गई थी तू मखते? इसने नर्म लहजे में पूछा तो वो चौंक गई, फिर बिगड़ के बोली, कहीं मुँह काला करने नहीं गई थी? अपनी तरफ समझ रखा है क्या तू? अब तक खफा है मुझसे? वो हिंसो पुरसुकून लहजे में बात कर रहा था। मंजीत की हैरानी बढ़ने लगी। उस मुतज्जब देख कर इसने मजीद कहा, मुझे माफ़ कर दे मंजीत, मुझे अक्ल आ गई है। यकीन कर, मेरा इंसान को बदलते देर नहीं लगती। मैं सच में बदल चुका हूँ। मैंने बहुत सोचा कि अपनी गंदी आदतों को छोड़कर भी मुझे क्या मिलेगा। फिर ख्याल आया कि अपने तो अपने होते हैं। मुझे यकीन है कि सुधरने में तू मेरी मदद करेगी, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएगी। बोल, मेरा फ़ैसला ठीक है? इसने प्यार से मंजीत का हाथ थाम लिए, जो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। बोलना मंजीते, कुछ तो बोल। वो मुस्तरब होने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।